आज हम पहुंचे हैं प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी इंजीनियर बलबीर सिंह जी के कार्यालय में। उनसे हम कुछ ज्वलंत मामलों पर बातचीत करेंगे। इंजीनियर साहब, हम जानना चाहते हैं कि कोविड-19 का जो असर है ये उद्योग पर कैसा पड़ा है, इससे कितना जो उद्योग धंधे हैं वो इफ़ेक्टेड हुए हैं और इससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 का इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। और जहां तक मैन पावर का सवाल है, मैन पावर के साथ साथ बाकी जो इंडस्ट्रीज़ का असर पड़ा है वो ये है कि काफ़ी हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो पहले चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी। चाइना से सामान आता था, वो सारी इंडस्ट्रीज अभी ठप पड़ी हैं। और मेरे को लगता है सब इंडस्ट्रीज़ का भी ये मन है कि हम आने वाले समय में चाइना से कोई भी सामान ना मंगवाएं। और वैसे तो ये बहुत एक बड़ा अच्छा अवसर भी है कि हमें अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट होने का एक मौका मिलेगा। 2-4-6 महीने की बात है, तब तक इंडस्ट्री फिर दोबारा रिवाइव हो जाएंगी, तब तक लेबर की प्रॉब्लम भी हो जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोविड-19 का भी असर तब तक कम हो जाएगा और इंडस्ट्रीज़ जो है वो उभरेगी। सरकार को चाहिए कि इंडस्ट्री को किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ सहयोग जरूर करे ताकि इंडस्ट्री आने वाले टाइम में रिवाइव कर सके। इंजीनियर साहब, जैसे आपने अभी कहा कि चीनी सामान के बारे में धीरे धीरे चाहेंगे ख़त्म हो, तो आप ये मानते हैं कि अगर उस जो चीन जिस सामान को जिस रेट में बना रहा था, जिस रेट में यहाँ कर बिक रहा था, क्या हमारे इस भारत देश के भी कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे इंजीनियर हैं जो उसी सामान को उस रेट में यहाँ के भारतवासियों को दे पाएंगे? ऐसा है कि जो चाइनीज सामान जो हम खरीदते हैं उसका एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि हमें ग्लोबल मार्केट में चाइना से सामान सस्ता मिलता है। जब सस्ता मिलता है तो हम प्रोडक्ट भी सस्ता बेचते हैं। सस्ता क्यों बिकता है चाइना का सामान, उसका एक रीज़न है। एक तो वहाँ पर मास प्रोडक्शन है, उन लोगों को इसकी अवेयरनेस हो चुकी है कि मास प्रोडक्शन करके पूरे वर्ल्ड में वो उसका सेल करते हैं। और जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपोर्टर्स को बहुत सहयोग देती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन गवर्नमेंट। पहले भी मैंने एक बार बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट हार्डली 2% इंसेंटिव देती है इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए, वो भी बड़ी मुश्किल से देती है। चाइनीज़ इंडस्ट्री 12-13% एक्सपोर्ट के ऊपर इंसेंटिव देती है, जिसमें से 5-6% उनके एक्सपेंसेस हैं और 5-6% उनको बचता है। वो प्रोडक्शन की कॉस्ट पे भी एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि जो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है उसके ऊपर भी सर्वाइव कर जाते हैं। ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। हम चाइना से सामान नहीं मंगाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें सामान इनिशियली थोड़ा सस्ता महंगा पड़ेगा तो कोई फ़र्क नहीं है, हाँ वो सबके लिए है। प्रोडक्शन महंगी हो जाएगी लेकिन धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर जरूर हो जाएंगे। जब हम प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, जब हमारी प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होगी तो रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यहाँ सब राजनीति का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पहले इंसान राजनीति में आता था देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। आजकल देखने में आ रहा है कि राजनीति में आदमी जो आता है वो अपनी सेवा के लिए, अपने परिवार वालों की सेवा के लिए ज़्यादा आ रहा है। आपका क्या मानना है? देखो, इसमें बिल्कुल पूरी सच्चाई है आपकी बात में कि राजनीति में आदमी जो आते हैं वो थोड़े लालची, ज़्यादातर लोग लालची किस्म के हो गए हैं। वो आते इसीलिए हैं कि हम यहाँ पर काम धंधा जो है ना करें और लेकिन इसी काम धंधे से पैसे चलाएं। अभी किसी पॉलिटिशियन से या किसी मिनिस्टर से अगर पूछा जाए कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पॉलिटिक्स से उनका सोर्स ऑफ इनकम है और उनके पास बड़े अच्छे रिसोर्सेज पैदा हो जाते हैं। कहाँ से होते हैं? ऑटोमेटिकली ये पता लगता है कि वो कहीं ना कहीं करप्शन जरूर करते होंगे। अदरवाइज़ जिसका अपना रिसोर्स होगा तो अलग बात है। अभी मेरा एक मानना है कि अगर कोई जो सेल्फ इंडस्ट्रियलिस्ट लगा लो या अच्छा बिजनेसमैन लगा लो, अगर वो पॉलिटिक्स में आएगा, जिसको पैसे की चाहत नहीं होगी या बहुत कम होगी, वो अगर आगे आएगा और पब्लिक उसको वोट दे के आगे लेके आएगी, तभी कंट्री का सुधार हो सकता है। इंजीनियर साहब, अगर अम्बाला की बात करें तो अम्बाला में काफ़ी टाइम बाद एक ऐसा नेता आया था जिसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कराई इस अम्बाला की। चलो अब वो पूर्व हो गए, लेकिन उसके बाद जो वर्तमान विधायक आए उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि अम्बाला का हमने नक्शा बदल दिया है। लेकिन लोग पहले वाले पूर्व विधायक जो पैसा लगाया उसके बारे में भी रो रहे हैं, जो वर्तमान विधायक दावा कर रहे हैं। अम्बाला की जनता तो अभी भी रो रही है, सड़कों पर पानी खड़ा होता है, नालियाँ अटी पड़ी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखो, सरकार के पास फंड्स की कमी नहीं है, ना कभी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पहले कांग्रेसी विधायक रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा इन यहाँ पर अम्बाला में फंड्स अलोकेट कराए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो प्लानिंग है, प्लानिंग के ऊपर बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छी प्लानिंग करें तब उस पैसे का आप सदुपयोग कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग में कुछ कमी रह जाएगी, वो पैसा होने के बावजूद भी वो पब्लिक के उपयोग में नहीं आएगा।
अभी जो वर्तमान विधायक की बात करते हैं वो काफ़ी किसी एक विशेष काम के ऊपर पैसे उन्होंने खर्च बहुत ज़्यादा करवा दिए हैं। मैं समझता हूँ कि उसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट काम हैं जिनके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए था। किसी एक एक्टिविटीज़ के ऊपर पैसा ज़्यादा खर्च कर दो, बाकी एक्टिविटीज़ के ऊपर ना करो। ये चीज़ में ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो ज़रूरत है उसके ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए। छोटे ही सी एग्जांपल मैं देता हूँ, अम्बाला शहर में अगर चले जाएं तो नालियों का पानी जो है हमेशा ओवरफ्लो करता है। उनकी निकासी का साधन करना बहुत ज़रूरी है और उसको हमारे जो विधायक हैं या जो हमारी प्लानिंग की कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी है, उनको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, टिकट के बड़े सशक्त दावेदार भी रहे थे और शायद हो सकता है आगे भी रहेंगे। इंजीनियर साहब, आप जिस पार्टी से जुड़े हैं उस पार्टी एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह ढींढसा ने वो पार्टी छोड़ दी और अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, तो आप मानते हैं कि उनके पार्टी छोड़ देने से शिरोमणि अकाली दल बादल पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ता ही है। जब कोई लीडर एक पार्टी से अलग होता है तो पार्टी को फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। बेशक ये लोग कहीं भी नहीं पड़ता, ज़रूर पड़ता है। धीरे धीरे उसकी भरपाई होती है। या तो वो लीडर भी उभर के आगे आ जाता है या फिर वो लीडरशिप उसकी ख़त्म हो जाती है और पुरानी पार्टी ही आगे चलती है। ये आने वाला समय बताएगा कि ये जो अलग हुए लीडर हैं कहाँ तक उभर के आते हैं। सर, शहर की एक डिमांड है आज की तारीख में कि कोई अच्छा समाज सेवी पढ़ा लिखा आप जैसा व्यक्ति लोगों के बीच में, मेयर जैसे आने वाले चुनाव के लिए बीच में आए। आप हिम्मत क्यों नहीं करते? देखिए, मैं अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें मेरे को अभी पार्टी ने टिकट भी दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन किसी वजह से मैं आगे नहीं आया क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ पॉलिटिक्स करना नहीं है। मेरा मकसद सेवा है और सेवा अपने दायरे में रह के, जहाँ पर हमारी अपनी रेपुटेशन को फर्क ना पड़ता हो, उस दायरे में रह के सेवा करना चाहता हूँ। आने वाले समय में मेयर के इलेक्शन में भी मेरा मन है कि हम आगे आएँ, कुछ ना कुछ शहर के लिए करें और समय आने वाला बताएगा क्या सिचुएशन होती है और कैसे हम आगे आ पाते हैं। शहर नेताओं से, राजनीति से उब चुका सर, फिर भी आप लोगों को तो खुद आगे आना होगा। नहीं, हम आने के लिए तैयार हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे बहुत से साथी हैं जो मेरे को महसूस हुआ कि जो इलेक्शन के टाइम में वो दूसरी तरफ जाते नज़र आए, तो मैंने सोचा कि ये अभी आगे आने का समय उपयुक्त समय नहीं है। नहीं सर, 80% जनता ऐसी होती है जो सेल्फ डिसीजन होती है उसकी, और उसकी एक उम्मीद होती है कि वो नेताओं से घृणा तक करते हैं। उनका ख्याल क्यों नहीं करते आप? नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या आप पूछना चाहते हैं आप? जो हमारा वोटर्स है टोटल, उसमें देखें तो 80% वोटर ऐसा होता है जो अपना निर्णय लेता है लेकिन वो राजनीति से बचता है, उसे अच्छा कैंडिडेट ही नहीं मिलता मेयर जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए, क्योंकि आने वाला चुनाव है और शहर का प्रथम व्यक्ति होता है, बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी समस्याओं से वो रूबरू होता है शहर की। तो ऐसे में आप अपनी प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे पा रहे? नहीं, मौका आएगा तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन जरूर दूंगा। जो बात आपने कही कि सिर्फ 20% लोग हैं जो किसी पार्टी विशेष से जुड़े होते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। 80% वोटर्स जो हैं वो समय आने पर कैंडिडेट को देखकर वोट देते हैं या जिस तरफ रुझान होता है उस तरफ वोट देते हैं। जो 20% जो वोटर्स हैं जो किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं या किसी भी पार्टी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कैंडिडेट कौन है, उन्होंने अपनी पार्टी को वोट देना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में हम कोशिश जरूर करूँगा इस बार कि वो 80% जो पब्लिक है जो कैंडिडेट को देख के वोट देती है, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें और आगे आके अपना कुछ ना कुछ हम अपने शहर के लिए करने का अवसर प्राप्त करें। सर, चीन से कारोबारी मुद्दे पे जो चर्चा हुई है, इसमें एक मेन सवाल ये है मेरा कि क्या भारत सरकार चीन से दूरी बनाकर अपने उद्योगपतियों को, उद्योग धंधों को उबार सकती है? बिल्कुल उभार सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद, मेरी इंडस्ट्री जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी। मैंने मन बना लिया है कि मैं चाइना से कोई भी सामान नहीं मंगाऊंगा, इंडस्ट्री चले या स्लो हो जाए। हम खुद चाहते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो, हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। चाइना अगर हम छोड़ देंगे तो बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जहाँ से हम वही सामान, चाइना वाला सामान मंगवा सकते हैं या खुद अपने आप बना सकते हैं। बात सिर्फ थोड़ी सी कॉस्ट की है। जो चाइना में सामान अगर हमें 5-10% सस्ता मिलता था, बाकी कंट्री से महंगा मिलता है, तो वो अब्जॉर्ब हो जाएगी कॉस्ट। जब सबको आदत पड़ जाएगी वही सामान खरीदने की तो लोग खरीदने लगेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। आपको नहीं लगता कि जो पिछले 2 टर्म्स, दूसरा टर्म्स चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि अंबाला में राशि बहुत ज़्यादा बताते हैं आई है लेकिन विकास कहीं दिखता नहीं? नहीं, देखो 2 इश्यूज हैं। दूसरी बार
आप हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं या सेंट्रल सरकार की बात कर रहे हैं? ये प्रदेश सरकार अच्छा, प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं। देखो, प्रदेश सरकार में जो फर्स्ट टाइम हुआ है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, में भी थोड़ा असर जरूर होगा कि वो फर्स्ट टाइमर चीफ मिनिस्टर थे, तो उनकी पकड़ बनते बनते समय लगा। लेकिन अभी खाली एक चीफ मिनिस्टर से काम नहीं चलता, बाकी सब लीडर्स भी ईमानदार और अच्छे और समझदार होने चाहिए। अम्बाला में जो हुआ है पिछले 5 साल में, वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट नहीं हुई है जैसे कि होनी चाहिए थी। मैंने पॉइंट्स पहले भी दिखाए हैं। अगर कभी मेरे को मौका लगेगा तो देन आई विल टेल देम हाउ वी कैन डू द डेवलपमेंट ऑफ अम्बाला सिटी। ये अभी इस छोटे छोटे मुद्दों को अभी इस स्टेज में क्या हम डिस्कस करेंगे। सर, महामारी के टाइम पे 2 बड़े घोटाले हरियाणा प्रदेश ने देखे हैं, शराब घोटाला और अब चावल घोटाला। इसका मतलब सही दिशा में नहीं जा रही सरकार? नहीं, सरकार का जो शराब घोटाला है, वो जो मैं समझता हूँ, जो पुलिस स्टेशन में शराब पकड़ लेते हैं वो बीच में से गायब हो गई। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है। उसमें पकड़ कर जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरा घोटाला भी जहाँ पर भी होता है, दैट मीन्स सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की कमी होती है, तभी ये घोटाला होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन में कमी है, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। ऐसा तो नहीं है कि ये गठबंधन की सरकार है, इसका खामियाजा प्रदेश भुगत रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दोनों पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं काम करने के लिए, और साथ साथ में ये भी होता है कि एक दूसरे को कोई क्रेडिट ना ले जाए, उसका भी पार्टियां ध्यान रखती हैं, चाहे वो सरकार में इकट्ठी हों। तो मुझे लगता है ये तो अभी सरकार चलेगी, जैसा भी होगा आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। हरियाणा की सिख राजनीति में आपका एक नाम है, और हरियाणा के सिखों को सभी जो राजनीतिक पार्टियां वो इस्तेमाल करती रही हैं। क्या आपको लगता है कि हरियाणा के सिखों को एक अपना अलग प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए? हाँ, अलग प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब हम मेन किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो है वर्चस्व नहीं बन पाता, क्योंकि बहुत हमारी गिनती कम है। किसी भी स्टेट में चले जाएं तो बाकी वोटर्स के मुकाबले हम थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर हम एक अलग संगठन बनाएंगे तो जहाँ जहाँ पर हमारी बहुमत है वहाँ पर हम आगे आकर अपना कुछ ना कुछ वर्चस्व खड़ा कर सकते हैं। आपने आज अम्बाला के मीडिया से जुड़े लोगों से बहुत अच्छी बातचीत की। हम अम्बाला के मीडिया की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।